हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, सब मजे में चल रहा है। ओके, आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या नाम है दोस्तों? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना दोस्तों, पहली बात मैं इसके बारे में समझा देता हूँ, पहले हिंट दे देता हूँ, तो क्या है ना कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हमको इस सिलेबस के अंदर में या फिर इस सब्जेक्ट के अंदर में करना क्या है। इसका नाम लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं? अकाउंटिंग यानी हिसाब होता है, कॉस्ट यानी खर्चा होता है, तो सिंपल खर्चों का हिसाब यानी कि उसका सब्जेक्ट है ये। तो दोस्तों, खर्चों की कैलकुलेशन के लिए इस अकाउंटिंग को किया जाता है। बेसिकली ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि थिएटर वाले हो गए, हॉस्पिटल वाले हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, ये सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूं। मतलब कि जहां पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। फिर से एक बार दोस्तों, जहां पर मैंने क्या बोला, जहां पर गुड्स और सर्विसेज क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो क्या प्रोड्यूस होती है? गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, तो गुड्स किसको बोलते हैं दोस्तों? गुड्स यानी ये मेरे हाथ में जैसे पेन है अभी यहां पर, तो ये हो गया गुड्स। सर्विसेज किसको बोलते हैं? चलो एक थिएटर में बैठते हैं, पीवीआर में बैठ जाते हैं, तो वहां पे आपको क्या किया जा रहा है? एंटरटेन किया जा रहा है मूवीज दिखाकर। तो एक सीट के यानी कि एक टिकट का खर्चा, मतलब आप एक सीट का खर्चा पे करते हो, यानी कि आप एक टिकट बुक करते हो तो 200, 250, 300 रुपए की एक टिकट हो जाती है। तो दोस्तों, वो एक सर्विस का पेमेंट आप दे रहे हो 250, 300 रुपए का, और ये पेन का भी आप पैसा दे रहे हो, राइट? तो दोस्तों है ना, गुड्स की कॉस्ट या सर्विस की कॉस्ट कितनी लगी है और कितने की पड़ेगी, या कितने का वो सर्विस बना या कितने का वो पेन बना, ये डिटरमाइन करना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। फिर से एक बार, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? तो कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। ये 101% ये जो सब्जेक्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड प्रोड्यूसर्स के लिए होता है। जैसे कि एक फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री भी होगी ना, तो उसको एक पिक्चर कितने में बनी उसका भी कॉस्ट शीट वो बना सकते हैं। एक अगर ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी ना, वो ट्रक कितने का बना उसकी भी वो कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये पेन कितने में मैन्युफैक्चर हुआ, इसकी भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी चीज की कॉस्ट को डिटरमाइन करना है तो दोस्तों कौन सा अकाउंटिंग होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है? राइट, थोड़ा सा हेवी वर्ड लगते हैं ना हम लोग ऐसे जब बोलते हैं इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। दोस्तों, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट का मतलब कि अगर कोई कंपनी प्रोसेस वाइज चलती है यानी कि स्टेज वाइज चलती है तो उसको प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो होता है। कोई कंपनी के अंदर में अगर सपोज अलग अलग पार्ट्स बनते होंगे तो उसको बैच कॉस्टिंग बोलते हैं हम लोग, बैच कॉस्टिंग। कि अगर कार है तो यहाँ टायर प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग, यहाँ पे ये सीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ स्टीयरिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम लोग बैच में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। मतलब कि हर एक बैच का खर्चा भी निकाल के देख लेते हैं। तो ये होगी बैच कॉस्टिंग। एक जॉब कॉस्टिंग होती है दोस्तों। जॉब कॉस्टिंग मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मैं कार बनाता हूं और गवर्नमेंट ने डिफेंस की मोटर कार बनाने के लिए मुझे ऑर्डर दे दिया। हम बनाते हैं व्हीकल पैसेंजर कार, और गवर्नमेंट ने मुझे दे दिया भैया डिफेंस के लिए एक ऐसी मतलब एकदम तगड़ी कार बनानी है जिसको मतलब बंदूक भी नहीं, मतलब बंदूक से भी अगर फायर करते हैं तो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब दोस्तों मेरी कंपनी को अगर ऐसा ऑर्डर आता है ना तो उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जॉब कॉस्टिंग। कोई अगर स्टील में काम करती होगी तो गवर्नमेंट का स्टील का टेंडर उनको मिल गया कि भैया हमको ऐसी ऐसी रेलिंग बना के देना है, आपको इसी तरीके से पाइप बना के देने हैं, इस एंगल से पाइप बना के देने हैं, तो दैट इज I got the job, and that job I have to determine the cost of that job. In such circumstances it is known as a job costing. Okay, तो बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये क्या है? ये डिफरेंट एस्पेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग करने के। एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किसके लिए होता है? तो थिएटर्स, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर द कंपनीज वेयर वी अडॉप्ट द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मैं अब आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर कॉस्ट कैलकुलेशन की अपनी एक प्रोसीजर है। मैं अगर प्रोसेस में जा रहा हूं तो प्रोसेस कॉस्टिंग की अलग प्रोसीजर है। मैं अगर बैच में जा रहा हूं तो बैच कॉस्टिंग का अलग है। जॉब में जॉब कॉस्टिंग का थोड़ा प्रोसीजर अलग है, और हमारी नॉर्मल कॉस्टिंग जिसका अपना एक प्रोसीजर अलग है। नॉर्मल कॉस्टिंग में किसकी बात कर रहा हूं? अगर आप टेबल फर्नीचर बना रहे हैं तो ये कोई बैच जॉब की जरूरत ही नहीं है। आपका रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग है, आप रेगुलर वो प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपका रेगुलर एक्टिविटी है, तो आप सिंपल उसको सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो खर्चों को, राइट?
तो एक जनरल और एक नॉर्मल और एक कॉमन और एक यूनिवर्सल कॉस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, ठीक है। चलो बहुत बहस कर ली ना हमको इंट्रो के ऊपर में, अब मैं आपको पैटर्न पे समझा देता हूँ कैलकुलेशन कैसे हो गया। दोस्तों एक चीज बता दीजिए मुझे, आप कोई भी चीज बनाते हैं तो उस चीज को डिफरेंट सेगमेंट में खर्चे होते हैं, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होती है। किसी भी चीज को आप बना लीजिए, घर में अगर हम रोटी बना रहे हैं, एक चपाती बना रहे हैं, तो दोस्तों उसकी भी कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। बोलो उसको बनाने के लिए क्या क्या लग रहा है, गैस, आटा, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स हमको लग रहे हैं, लेबर के तौर पे मम्मी पकड़ लेते हैं, वो हमको एलिमेंट लग रहा है, तो हम उसकी भी कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक रोटी कितने की बनी है। तो वैसे ये पेन, अगर मेरी कंपनी में पेन मैन्युफैक्चर होता तो दोस्तों इसको क्या लगेगा, इसका जो फाइबर है वो, इसकी इंक, इसके बाद उसकी डिजाइन, ये सब के खर्चे हमको लगने वाले हैं। मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे स्पेंड हो रहे हैं। तो देखो अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, अब थोड़ा पॉइंट पे आ जाते हैं कि कॉस्ट शीट हम सीखेंगे, अब पहला चैप्टर है उसका, तो उसके अंदर में हम जनरल, यूनिवर्सल, नॉर्मल एंड मतलब वाइड कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन जनरल सेंस। नो बैच कॉस्टिंग, नो प्रोसेस कॉस्टिंग, नो जॉब कॉस्टिंग वी आर डूइंग, नॉट नो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, वी आर जस्ट डूइंग द कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ आर रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये सुनो। तो दोस्तों अब किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लो इन जनरल सेंस, टेबल कुर्सी हो गया, पेन हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, किसी भी प्रोडक्ट को ले लो आप, तो अब इसके पीछे कितने पैटर्न्स के खर्चे आते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। चलो ये वाली चीज समझ लेते हैं। जो पैटर्न ऑफ कॉस्ट होती है ना बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब खर्चों के पार्ट्स या खर्चों के टुकड़े या खर्चों के सेगमेंट्स। तो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए दोस्तों हमको कॉस्ट के कुछ एलिमेंट्स स्पेंड करने होते हैं। जैसे कि मेजर क्या है, सबसे पहला हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए मेजर है मटेरियल। मतलब बिना मटेरियल के प्रोडक्ट बन सकता है क्या? दिस इज व्हाट द मटेरियल इज अ वेरी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। यानी कि खर्चों का सबसे पहला एलिमेंट, यानी किसी भी फैक्ट्री को सबसे पहला खर्चा बेटा काय पे आता है, मटेरियल पे आता है। किसको बोलते हैं मटेरियल? अगर ये फाइबर का पेन है तो हमको फाइबर लगेगा, रोटी है तो आटा लगेगा, टेबल है तो वुड लगेगा, यू कैन अंडरस्टैंड। कोई रबर की चीज है तो रबर लगेगा, यू कैन अंडरस्टैंड। रॉ मटेरियल वी कॉल दैट, यस और नो, तो उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है लेबर के चार्जेस, यानी कि बिना मजदूरों के तो आपका काम हो ही नहीं सकता, तो आपको लगेंगे वेजेस। क्या लगेंगे दोस्तों? वेजेस, यानी कि मजदूरी। सेकेंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट दैट इज वेरी इसेंशियल फॉर एवरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? अब मुझे एक बात बताइए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कोयला लगता है ना? ऑफकोर्स कोयला, यार गैस सिलेंडर से थोड़ी ना प्रोडक्शन होता है हर जगह पे। तो कोयला हो गया, ऑयल हो गया, केमिकल्स हो गए, केमिकल्स हो गए। तो ये प्रोडक्ट के जो खर्चे हैं, लोग समझते हैं कि इसको हम फैक्ट्री में डाल देंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं हम लोग। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट का अपना एक मीनिंग होता है। चलो एक और छोटा सा खर्चा बता दूं। अब जैसे ये पेन बन गया, तो इस पेन के पीछे क्या लगेंगे बेटा? लेबल लगते हैं, स्टिकर्स लगते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। और कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको पॉलिश करना होता है, जैसे फर्नीचर है तो उसको पॉलिश करना होता है ना? तो ये डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट हो जाता है उस प्रोडक्ट के अंदर में। मतलब कि मटेरियल और लेबर के अलावा उस प्रोडक्ट को फिनिशिंग करने के हिसाब से अगर देखें तो कुछ उस प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्री कॉस्ट होती है, जैसे उसकी लेबलिंग हो गया, प्लास्टिक हो गया, पैकिंग हो गई, दैट इज काइंड ऑफ लाइक। लेकिन पैकिंग का भी एक डिवीजन है कि पैकिंग कौन सी, बेचने के हिसाब से या प्रोटेक्ट करने के हिसाब से जो है वो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से वो कंपलसरी है। दैट इज डिपेंड, उसके लिए उसको डिवाइड किया जाता है। नेचर ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से उसकी कैटेगरी डिसाइड होती है, ठीक है? ओके, तो कोई भी टाइप का डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले ले, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लगता है वो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक और अच्छा उदाहरण दे सकता हूं कि जैसे आइसक्रीम आप बनाते हो तो आइसक्रीम के लिए आपको कोन लगता है, राइट? तो इसका मतलब वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट हो गया उस आइसक्रीम के साथ जो आपकी कंपनी को देना पड़ रहा है। किसको? कस्टमर को देना पड़ रहा है। तो दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज दैट वन सिंगल आइसक्रीम हैज टू बी गिवन इन दैट कोन। ओके,
तो दोस्तों इसको डायरेक्ट कॉस्ट हम लोग बोलेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली अटैच होती है। जैसा अभी हमारे पास एक वॉल फैन भी लगा हुआ है छोटा सा बच्चों के हिसाब से, तो वो फैन बन गया, लेकिन उसको जो लेस है उसको मतलब एडजस्ट करने के हिसाब से जो लेस लगी हुई है वो लेस भी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट के पीछे जो लगते हैं उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। चलो ठीक है, कितने एलिमेंट हो गए बेटा? 3 मेजर एलिमेंट हो गए। इसको हमारे कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर में, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर में इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइम कॉस्ट। यानी कि ये हमारी मेन कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये 3 मेन खर्चे होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है प्राइम कॉस्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉस्ट। बिना इस खर्चे के आपका प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, राइट नाउ। अब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है, अब ये मेन कॉस्ट हो गया, ये डायरेक्ट कॉस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा जो खर्चे होते हैं वो आप डायरेक्टली गेस नहीं कर सकते, वो आपको समझाऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे मैं कोचिंग लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो गाड़ी का पेट्रोल में डलवा के यहाँ पे पहुंचता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पेट्रोल छिड़क के बच्चों को पढ़ाता क्या? बिल्कुल नहीं, राइट। तो मैं पेट्रोल गाड़ी में डलवा के यहाँ तक पहुंचता हूँ, यानी कि वो खर्चा हो रहा है, लेकिन उसको अपन इनडायरेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। बच्चों के लिए मैं किताब खरीद रहा हूँ और बच्चों को दे रहा हूँ, तो इसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे, क्योंकि वो मेरे सर्विस से डायरेक्टली कनेक्टेड है और बच्चों को पढ़ाने से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसा भी इस पेन के अंदर इंक लगती है तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन इस पेन की मार्केटिंग मार्केट में करूंगा मैं बेचने के लिए, तो मार्केटिंग इस पेन को प्रमोट करने के लिए किया, तो मार्केटिंग बेटा कौन सी कॉस्ट हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। अच्छा ठीक है, इस पेन को गोडाउन में रख दिया तो गोडाउन का रेंट मैं पे कर रहा हूं, तो बेटा डायरेक्ट कॉस्ट हुई। क्या पेन को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं हो रही है वो तो पेन को मेंटेन रखने के लिए, यानी गोडाउन में स्टोर रखने के लिए गोडाउन का रेंट दे रहा हूं। ये कौन सी कॉस्ट हो गई बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर जब किसी प्रोडक्ट का वो धंधा कर रहा है, तो क्या है ना, इस प्रोडक्ट को जब वो बेचेगा ना, तो उससे सेलिंग से जो पैसा आएगा ना, उस पैसे से ही वो अपने बिजनेस के सारे खर्चे कवर करने वाला है। फिर से एक बार, इस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो पैसा आएगा तो वही उसकी मेजर इनकम है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को बना के बेचता है। तो उसकी जो मेजर इनकम उस पेन से आ रही है, उसी इनकम से वो अपना इलेक्ट्रिक बिल, अपने लेबर का पेमेंट, अपनी मैनेजर की सैलरी, अपने अकाउंटेंट की सैलरी, अपनी एडवर्टीजमेंट, अपने पैकिंग का खर्चा, अपने गोडाउन का खर्चा, और मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका एक्सपेंस सब तो निकालेगा ना इस प्रोडक्ट को बेचकर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको क्या करना पड़ेगा? इस प्रोडक्ट को बेचना है तो सारे खर्चे इस प्रोडक्ट के अंदर में ऐड कर दो, फिर कितने रुपए का ये प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद उसके सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लो प्रॉफिट के साथ। दिस इज व्हाट द अकाउंटिंग सेज, राइट। इसलिए हम लोग अकाउंटिंग में छोटी चीज सीख रहे हैं। चलो मैं क्या बताना चाह रहा था, सबसे पहले वो चीज ये है प्राइम कॉस्ट, यानी कि मेन कॉस्ट। इसके अलावा जो भी खर्चे है ना बेटा, वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होती है, लेकिन वो खर्चा है मैन्युफैक्चरर के लिए। कैसे? जिसको हम लोग है ना बेटा बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। दोस्तों ये देखो, तो बड़ा प्यार से मैं पूरा फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, बाद में फिर यही नाम मैं शॉर्टकट में लिखूंगा OH। फैक्ट्री ओवरहेड, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, ऐसे 3-4 नाम इसके पड़ते हैं। वर्क ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, तो ये क्या है सर? जब मैं ओवरहेड्स लिख देता हूं तो समझ जाना, दिस इज अ टाइटल अंडर विच वी हैव द मेनी आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी ओवरहेड इज नथिंग बट अ फैक्ट्री के खर्चे। ओवरहेड इज अ कैटेगरी ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स को एक्सपेंस भी बोलते हैं, तो इसको अगर सिंपली पढ़ो तो फैक्ट्री के एक्सपेंस, यानी कि फैक्ट्री के एक्सपेंस इज कंसीडर, यू कैन कंसीडर इट लाइक अ हेडिंग। अब उसके अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं बेटा फैक्ट्री के अंदर में। जैसे कि मैं आपको सैंपल दे रहा हूं, जस्ट वी आर गिविंग द डेमो लेक्चर अबाउट द कॉस्टिंग सिस्टम हियर, सो दिस इज व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू मच इन द डेप्थ, वी विल गो टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो इन द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। आज तो फिर आपको मैं ब्रॉड समझा रहा हूं और आपको समझ भी जाएगा, डोंट वरी। तो दोस्तों फैक्ट्री के क्या क्या खर्चे होते हैं? एक होता है फैक्ट्री का रेंट पकड़ लो, एक होती है फैक्ट्री के क्लीनिंग का खर्चा होता है, एक और पकड़ लो फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, टैक्सेस है, फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे। फिर उसके बाद मशीन रिपेयरिंग होती है फैक्ट्री के अंदर, यू कैन अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद फैक्ट्री के अंदर में लेबर अपॉइंट करते हैं। ये वाले लेबर अलग चीज है, और 2 टाइप के लेबर होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट लेबर मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये सामान इधर से उधर उठा के रखो, गोडाउन में रखो, गाड़ी पे भर दो, सेल के लिए भेज दो, लाइक दिस काइंड ऑफ लेबर। तो वो एक इनडायरेक्ट वेजेस के एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पर, उसके बाद जो भी तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर इंटरनली तुम एक्सपेंस करते हो अदर देन दिस 1 2 3, तो वो आ जाते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर में। जस्ट लाइक योर फैक्ट्री मैनेजर, यू आर पेइंग द सैलरी टू देम। फैक्ट्री की लाइटिंग, द फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी जल रही तो फैक्ट्री का लाइटिंग लगेगा, तो यू आर गिविंग द लाइटिंग बिल ऑफ द फैक्ट्री, तो दैट विल ऑल्सो कवर्ड अंडर द फैक्ट्री ओवरहेड। यू गॉट इट? ओके दोस्तों, इसके बाद खर्चे कौन से हो सकते हैं? ऑफिस के हो सकते हैं, ऑफिस के, यानी कि जिसको हम लोग ऑफिस ओवरहेड बोलते हैं। बोले कि ये क्या खर्चे सर? मैन्युफैक्चरर ये भी खर्चा आपने पेन में जो, अरे सर पेन में तो उसको जोड़ने ही पड़ेंगे सारे खर्चे, तब जाके तो उसको बेचेगा तो मुनाफा कमाएगा ना, नहीं तो फिर तो लॉस में आ जाएगा सीधा सीधा। बोलेंगे इसको मटेरियल लगा 5 रुपए का बनाने के लिए, वो बेचेगा 15 में, तो बाकी खर्चे कहाँ से कवर करेगा वो? तो ऑफिस के खर्चे क्या होते हैं बेटा? ऑफिस के खर्चे मतलब बड़े बड़े बिजनेस में आप लोगों ने सुना है या देखा है, आई डोंट नो, बट मैं सुना भी रहा हूं और बता भी रहा हूं, आप यू शुड नो दिस। बड़े बड़े कंपनी जो होती है मैन्युफैक्चरिंग, इनके ना फैक्ट्रीज अलग होती है, ऑफिसेस अलग होते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका बॉम्बे में हेड ऑफिस रहेगा, फैक्ट्रियाँ रहेगी इधर, मतलब जैसे नागपुर में वो पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा गाजियाबाद में रहेगी, दिल्ली में रहेगी फैक्ट्री इधर उधर रहती है, ऑफिस इनका इधर रहता है। एक बहुत बड़ी प्रीमाइसेस रहती है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग रहती है जहाँ से सारा काम चल रहा होता है, यानी कि वहाँ पर भी एम्प्लॉय, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे भी स्टेशनरी, वहाँ पे भी पानी वानी के खर्चे, वहाँ पे भी आपका मेंटेनेंस का खर्चा, वहाँ पे भी आपके रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, बहुत सारे होते हैं ना खर्चे, वहाँ पे भी सैलरीज बांटना है आपको। तो ये जो खर्चे होते हैं ना ऑफिस के, ये भी बिजनेस के लिए हो रहे हैं, और ये रिकवर कहाँ से करेंगे? हम प्रोडक्ट से ही करेंगे ना। दिस इज व्हाट, कि ये प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्टली खर्चा हो रहा है, तो ये भी आपका पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है, यानी पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाता है, यानी कि पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू कंसीडर दिस एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो जितने भी ऑफिस के खर्चे होंगे ना बेटा, वो उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक एलिमेंट हो गया, मटेरियल वेजेस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री हो गया। उसके बाद कुछ होता है क्या दोस्तों? यस, इसके बाद बेटा बहुत ही प्यारा सा एक्सपेंस होता है जिसका नाम है सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग के खर्चे, कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो ऑफ कोर्स उसको बेचने का भी उन लोग के पास प्रोविजन होता है, या फिर तरीके होते हैं, या फिर वो बेचना चाहते हैं तो ही तो प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। तो सेलिंग ओवरहेड क्या है जरा वो समझ लेते हैं। अभी कुछ लोग सोचते हैं सेलिंग ओवरहेड में तो फट से दिमाग में आ जाता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सबसे पहले दिमाग में आता है, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस में इसके अलावा भी कुछ खर्चे आते हैं, चलो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स, ये देखो मैं आज तो ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा फॉर्मेट के साथ आने वाला हूँ, और उसमें हर एक आइटम्स के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि ये एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। अभी तो आज हम लोग ब्रॉड वे से समझ लेते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट शीट यानी कि कॉस्ट कैलकुलेशन होती कैसे है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। चलो सेलिंग में क्या आता है बेटा, जरा थोड़ा ध्यान देना। गोडाउन का रेंट, अब बोलेंगे गोडाउन का रेंट सेलिंग कैसे पॉसिबल? गोडाउन में माल क्यों रखते हैं? बेचने के लिए, मतलब कि वो मेंटेनेंस किस चीज के लिए हो रहा है? बेचने के लिए हो रहा है। तो गोडाउन का रेंट का खर्चा किस कैटेगरी में काउंट होना चाहिए? सेलिंग में काउंट होना चाहिए। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस। ओके, चलो दोस्तों, कुछ कंपनियां क्या करती है ना, कार्टून या फिर इसको कार्टून इंडस्ट्रीज लाइक खड्डे में लाइक, तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट नहीं सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न उसमें पैक करके रख देती है ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो। आई एम टॉकिंग अबाउट फूड आइटम, सेफ रखना पड़ता है उसको पैक करके, एयर टाइट। चिप्स का पैकेट ले लेते हैं यार, बहुत सिंपल है, तो उसको हम लोग रैपर में पैक करके रखते हुए विथ जिसको ऑक्सीजन बोलो या गैसेस बोलो, जो भी है आपका केमिकल बोलो, जो भी है, तो वो लोग है ना एयर टाइट कंटेनर के अंदर में उसको पैक करके उसको प्रोटेक्ट करके रख देते हैं। मतलब कि चिप्स का पैकेट 10 दिन भी रखोगे तो वैसे के वैसे चिप्स रहेंगे, बिल्कुल कड़क। ओके, तो इसका मतलब कि उसको बेचने के लिए उसको पैक किया गया है। अगर खुले छोड़ दे तो चिप्स का क्या होगा, एक्सपेरिमेंट कर लेना, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीद लो घर में, वो खुले छोड़ के रख दो, एक दिन के बाद देखते क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों बेचने के लिए वो लोग इस तरीके से उसको पैक कर देते हैं, और पैकिंग भी एक पॉइंट ऑफ सेलिंग होता है, क्योंकि कुछ जगह पे तो पैकिंग बड़ी अट्रैक्टिव होती है, यू कैन अंडरस्टैंड। इतनी महंगी पैकिंग होती है प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट उस पैकिंग के अंदर यू कैन अंडरस्टैंड अट्रैक्शन कस्टमर तो दिस इज व्हाट द पैकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी वैन का मेंटेनेंस। मतलब कोई कंपनी होगी, उसकी खुद की व्हीकल्स है कि भाई नागपुर में बना हुआ माल है, चलो भाई बॉम्बे पहुंचाना है, नागपुर का बना हुआ माल भैया चलो दिल्ली पहुंचाना है। तो अपने को ट्रांसपोर्टेशन एक तो हायर करनी है तो उसको भी पैसे देने, नहीं तो खुद की गाड़ियां मेंटेन करनी है कंपनी को, तो उसका ड्राइवर का पेमेंट, उसका डीजल का पेमेंट, उसका मेंटेनेंस का पेमेंट आपको खर्च उठाना है। तो ये डिलीवरी के जो खर्चे होते हैं ना बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि वो बेचने के प्रोविजंस के लिए हो रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा भी सेलिंग एक्सपेंसेस इज लाइक एग्जीबिशन, अगर आपने कहीं लगाया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, तो वो भी खर्चा आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए हो रहा है, यानी कि बेचने के लिए हो रहा है। तो ये भी खर्चा हम बेटा काय में काउंट करते हैं, सेलिंग ओवरहेड में काउंट करते हैं। इज दिस क्लियर? गुड। तो देखो इतना काफी है समझने के हिसाब से, कल तो मैं डिटेल के साथ आने वाला हूं, डिटेल आइटम्स के साथ हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब कितने एलिमेंट हो गए बेटा, काउंट करो, 1 2 3 एंड 4 5 6, कितने एलिमेंट हो गए, 6। तो ये सारे एलिमेंट को मिला दिया जाए तो आपके प्रोडक्ट की निकल जाती है टोटल कॉस्ट। तो क्या ये सब एक सिंगल प्रोडक्ट के खर्चे है क्या? अगर मान के चलो कि मैं गोडाउन का रेंट 10,000 दे रहा हूं बेटा, तो 10,000 रुपए की जो रेंट दिया क्या वो एक प्रोडक्ट का है क्या? नहीं ना, गॉट इट। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे खर्चों को जोड़ देते हैं। वो जितना भी हमने स्पेंड किया मैन्युफैक्चरिंग के, मतलब किया, बस इस साल हमने जितना भी खर्च किया, तो इस साल बोलो कॉस्ट शीट है ना, महीने की भी बनती है, 2 महीने की भी बनती है, 6 महीने की भी बनती है, 7 महीने की भी बनती है, 10 महीने की भी बनती है, 1 साल की भी बनती है। कॉस्ट शीट पीरियड के हिसाब से बनती है। तो उस पीरियड में आपने जितना भी खर्च किया वो जोड़ दो। अब वो जितने भी प्रोडक्ट का होगा वो खर्चे को नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो। मतलब कि आपने साल भर की कॉस्ट शीट अगर बनाई और साल भर के 1 लाख खर्च हो गए, और उस 1 लाख खर्च के अंदर में तुम लोगों ने बनाई 10,000 क्वांटिटी, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट तुमको 1 लाख लग गई, और उसको अगर मैं 10,000 क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस किया, तो 10,000 क्वांटिटी के पीछे 1 लाख का ओवरऑल खर्चा हुआ, तो बेटा कितना हो जाता है, 4 0 कट, मतलब 10 रुपए का एक प्रोडक्ट बन गया। कितने रुपए का बेटा, 10 रुपए का। यानी कि एक प्रोडक्ट के पीछे 10 रुपए का खर्चा हमको लगा है। फिर से एक बार, 10 रुपए का क्या लगा है, खर्चा लगा है, प्रॉफिट नहीं है, वो खर्चा लगा है। अब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसको कितने में बेचना है। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं दिमाग लगाऊंगा, यार पूरे इसके अंदर में ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, उसके बाद मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, सब इसमें कवर हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रोडक्ट को मैं 15 रुपए या फिर 20 रुपए में बेचूं। ठीक है, आप समझने की कोशिश करते हो कि हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने प्रॉफिट मार्जिन पे इस प्रोडक्ट को हमको बेचना है, हमारे लिए क्या कन्वीनियंट है, और कितने रुपए के प्रॉफिट में बेचना ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट है, उस हिसाब से हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे और अपना मुनाफा कमाएंगे। तो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हो है ना बेटा, आप ये नहीं सोच सकते अरे यार 10 का बनाया चल 50 में बेच देंगे। दोस्तों मार्केट की भी स्टडी करनी होती है, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की स्टडी करनी होती है, और उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन हमको डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर मार्केट में प्रोडक्ट के रेट ही लो होंगे तो आप हाई चार्ज करेंगे तो आपका सेल वैसे भी नहीं होगा, आप इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली जैसे भी हो नुकसान में आ जाओगे। तो दैट इज व्हाट व्हेन यू आर गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योर, तो यू हैव टू टेक ऑल दिस काइंड ऑफ डिसीजन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ योर कॉस्ट। ओके, तो दोस्तों ये है मेजर 6 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में कॉस्ट शीट के ब्रॉड कॉन्सेप्ट, डिटेल में जाने का हूं अभी, ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हाउ वी डू कॉस्ट कैलकुलेशन इन वन सिंगल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर देयर प्रोडक्ट। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव द लेक्चर टुडे। सो दोस्तों कल जरूर मेरे साथ लेक्चर में बने रहिएगा, जिसमें हम लोग कॉस्ट शीट के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं विथ इंडिविजुअल आइटम्स। सो हियर फ्रॉम, thank you from Rajesh sir.